देखिए, आज हम विज्ञान का टॉपिक समझ लीजिए दूसरा। और पहले टॉपिक में आपको समझ आ ही चुके हैं कि विज्ञान और उससे जुड़े तत्व यौगिकों के बारे में। अब सबसे पहले हम पाठ है हमारा पहला, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये हमारा चैप्टर का पहले का नाम है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहले हमें तत्वों का और उनसे संबंधित यौगिकों का ज्ञान होना चाहिए। तो वैसे सबने याद कर लिए हैं? यस सर। तत्व याद है सबको? यस सर। और यौगिक जो मैंने कल तैयार कराए थे वो सभी को हो गए क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक के अनुसार हमारी पहली हेडिंग है रासायनिक समीकरण, नहीं, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरे नंबर पर इसी अभिक्रिया से जुड़े हुए दो और हैं, जिनको एक को हम कहते हैं अभिकारक और दूसरे को उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद। इससे आगे आती है हमारी अभिक्रिया। तो नंबर 2 पर है अभिक्रिया की पहचान। जैसे कोई अभिक्रिया हम कर रहे, कोई भी किन्हीं दो तत्वों को या यौगिकों को या तत्व या यौगिक दोनों को कैसे भी कर सकते हैं। चाहे तो दोनों तत्वों को मिला सकते हैं अभिक्रिया करने के लिए, चाहे दोनों यौगिकों को, चाहे तत्व और यौगिक दोनों को मिला करके हम अभिक्रिया कंप्लीट करते हैं। जब अभिक्रिया हमारी हो चुकी तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि अभिक्रिया हो गई है या नहीं हो गई है? तो उसके बारे में अभिक्रिया की पहचान होगी। फिर इसके बाद अगली देखेंगे हम रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। अब इसमें हमारे दो ऑप्शन है, एक तो है कंकाली समीकरण और दूसरा कंकाली समीकरण और दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आज हम इन्हीं के बारे में आज समझ पाएंगे। तो सबसे पहले समझिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया है तो सबसे महत्वपूर्ण हो गया कि इसमें केवल रासायनिक तत्व या यौगिक ही होंगे। क्या होंगे? रासायनिक तत्व या रासायनिक यौगिक। तो रासायनिक अभिक्रिया, अब अभिक्रिया क्या है? उनको मिला करके कोई नई चीज बनाना। रासायनिक से रासायनिक तत्व हो गए। तो इसमें हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में अब कोई भी क्रिया हो या कुछ भी कार्य हो, जब किन्हीं दो वस्तुओं को मिलाएं तो कम से कम दो तो चाहिए, अकेली वस्तु तो नहीं चाहिए। अकेला तत्व या यौगिक आवश्यक नहीं है, उसके सहित दो हों या दो से अधिक हों। अधिक चाहे कितने भी हो सकते हैं, वो उस यौगिक के उत्पाद पर, उत्पाद किसे कहते हैं तो जो अभी बताएंगे, जैसे वो उस पर निर्भर करती है, यानी जो चीज बन रही है वो किन किन पदार्थों से, किन किन तत्वों से मिलकर बनेगी, तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक
तत्व या यौगिक, या हम ये कह सकते हैं दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ। अगर तत्व कहेंगे तो फिर यौगिक भी साथ लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अकेले तत्वों से नहीं क्रिया हो पाएगी या अकेले यौगिकों से भी। तो वैसे तो हो तो जाएगी, लेकिन फिर उसमें एक का ही ये महत्व रह जाएगा। तो तत्व या यौगिक दोनों आवश्यक हैं, या केवल पदार्थ कह दो, रासायनिक पदार्थ। तो जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके, संयोग मतलब जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ या संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। अब नया पदार्थ बन जाए ये भी कोई मतलब क्रिया है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो नया पदार्थ बन रहा है उसका कुछ न कुछ अंतर आएगा। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ नया बन के आएगा तो मूल पदार्थों से कुछ न कुछ तो भिन्न होगा। तो ये भी हमें कहनी पड़ेगी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या कहिए तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसके गुण मूल पदार्थों से, मूल पदार्थ क्या है जो पहले हमने प्रयोग में लिए हैं, जिन पदार्थों के उपयोग से हम नया पदार्थ बना रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं मूल पदार्थ। तो आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं जिनके गुण मूल पदार्थों से अलग होते हैं या भिन्न होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसके गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, उन्हें तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। गुणों का भी इसमें आपको बताना आवश्यक है, उसके गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए हमने कोई लिया पानी, पानी के साथ में हमने चीनी मिला दी, तो इससे क्या बनेगा? शरबत। क्या बनेगा? शरबत बनेगा। तो पानी में हमने चीनी मिलाई तो क्या बना? शरबत। तो शरबत का और पानी का कुछ ना कुछ तो अलग है, पानी का कलर अलग है, शरबत बन के अलग हो जाता है, तो कुछ ना कुछ गुण उसके अलग हो जाएंगे, मूल पदार्थों से भिन्न हो जाते हैं, इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो ये क्लियर हुई। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिल करके, संयोग करके, जुड़ करके, कुछ भी कह सकते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसके गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया, या उसमें सुंदर बनाने के लिए कुछ और जोड़ सकते हैं, इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि क्रिया ही तो हो रही है, अभिक्रिया ही तो हो रही, पदार्थ बन रहे हैं। तो अंत में क्या कर देंगे कि जब नया पदार्थ बन जाता है तब उसके गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, तब इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब हमने बताए थे रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितने हैं? प्रकार नहीं है, अभी प्रकार के बारे में अगले टॉपिक में समझाएंगे। तो यहाँ है रासायनिक अभिक्रिया के भाग हैं, टुकड़ा हैं, हिस्से हैं। तो एक होता है, जैसे ये अभिक्रिया हमें तीर से दर्शाते हैं, अभी जब समीकरण में इसका विशेष योगदान रहेगा, अभी तो सामान्य रूप में वैसे ही है। तो
जो पदार्थ हम प्रयोग में ले रहे हैं, पहले जिन पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, अभिक्रिया बनाने के लिए जिन पदार्थों को हमने इकट्ठा किया है, पहले से हम कहीं से इकट्ठे कर रहे हैं, वो पदार्थ क्या है? वो है हमारे अभिकारक। क्या है? अभिकारक। और जो बन करके नया तैयार, जरूरी नहीं है या एक ही पदार्थ बने, कई पदार्थ भी बन सकते हैं। एक तो मूल पदार्थ होता है, तो उसके बारे में विशेष रूप से कहा जाता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि केवल एक ही पदार्थ। यहाँ मैंने लिखा है एक नया पदार्थ बनाते हैं सहयोग करके, मिल करके। तो यहाँ इस एक के लिए ये मत समझना कि केवल एक ही पदार्थ बनता है। अब जैसे कोई भी चीज बना रहे हो, मान लीजिए घर में हम कोई सामान बना रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए पहले हम कोई चाशनी ही बना रहे हैं, चीनी की जो मीठी बनाते हैं, तो चाशनी कब बनती है? पहले उस पानी और चीनी को मिला करके गर्म करते हैं, और इतना गर्म करते हैं कि जब तक उस चीनी में, जब उसे गर्म करेंगे तो उसे ऐसे ऊपर करके लटकाएंगे, गिराएंगे ऊपर से, तो तब तक उसमें तार जैसा ना खिंचे, तब तक चीनी की चाशनी नहीं बनेगी। तो उससे पहले उसमें से गंदगी के रूप में भी हम झाग के रूप में निकालते हैं, काला काला पदार्थ भी निकलता है गंदगी के रूप में, क्योंकि चीनी में कार्बन उपस्थित होता है, तो कार्बन अपना कलर जरूर देगा काला, तो गंदगी के रूप में उसे अलग करते हैं। तो उस समय हम ये कहें कि केवल नहीं चाशनी ही बनती है, अरे चाशनी के साथ गंदगी भी तो उत्पन्न हो रही है, तो उसे अलग कर देते हैं। मूल हमारा कहने का तात्पर्य है कि पदार्थ कुछ भी बनाए, लेकिन अस्तित्व हमारा एक पदार्थ बनाने का होता है, उसके साथ में कुछ भी प्राप्त हो सकता है, तो वो पदार्थों के अनुसार होता है। तो उसके बाद में तो जो भी हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। तो इनकी परिभाषा कैसे बनेगी? किसके भाग है ये? रासायनिक अभिक्रिया के। तो रासायनिक अभिक्रिया में, इसमें इसी से जोल्ट है, तो उसका अस्तित्व तो रहेगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को या उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त होने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। दोनों समझ में आए? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और प्राप्त होने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ये दोनों समझ में आई? अभिकारक और अभिकारक, कारण नहीं है यहाँ, कारक है, ठीक है। और इसके बाद में है हमारी अभिक्रिया। चलो अब यहाँ तक हमारी अभिक्रिया होके कंप्लीट हो गई। अब हम कैसे पता करेंगे कि अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है या अभी अधूरी है? अब हमने कोई पदार्थ नया बनाया और बना करके अभी हमें क्लियर नहीं है कि वो पूरा बन गया या नहीं बन गया, तो उनकी पहचान कैसे करेंगे कि अभिक्रिया हमारी हो गई या नहीं हुई है? तो उसके लिए हमारी स्थिति है इसमें अभिक्रिया की पहचान। नंबर 1, अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, उस पदार्थ की अवस्था में बदलाव हो जाएगा कुछ ना कुछ, उस पदार्थ की अवस्था में। अब जैसे अभी हमारी बात चल रही थी चीनी और पानी, बिल्कुल आपकी उंगली पर पानी रुकेगा, चीनी मिलाने पर नहीं रुकेगा, लेकिन जब उसे गर्म करेंगे, जब उसे गर्म करेंगे या उसे मिलाएंगे, घोलेंगे, तो जैसे
ये हमारी क्रिया शरबत बनाने के लिए गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। गर्म करने की आवश्यकता कब है? जब चीनी से हम चाशनी बनाएंगे मिठाई वगैरह में प्रयोग करने के लिए। तो शरबत में भी आप देखते होंगे, शरबत यदि थोड़ा सा भी त्वचा पर गिर जाए तो वो अपना अस्तित्व जरूर छोड़ देता है। यानी आपको बाद में भी महसूस होगा कि यहाँ मेरे हाथ पर कुछ अलग है, उसकी स्थिति का भी परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन पानी थोड़ा सा सूखने के बाद आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन मीठा पानी है, शरबत है, उसे गिर जाने के बाद, सूखने के बाद कुछ ना कुछ अंतर आपको नजर आएगा। तो पानी की अपेक्षा शरबत से अवस्था में परिवर्तन हो गया। नंबर 1 ये हो गया अवस्था परिवर्तन। एक तो ये होता है, फिर उसके बाद में हमारा रंग परिवर्तन। नंबर 2 रंग परिवर्तन। अब उसके रंग में बदलाव होता है। तो ये नहीं है कि हम सब अभिक्रियाओं को लें और सब अभिक्रियाओं के रंग में परिवर्तन, वो पदार्थों के अनुसार होता है। जैसे थोड़े, और हमारा ये एक ही उदाहरण एक से समझ में आ रहा है, तो एक से, क्योंकि सबका अलग अलग अस्तित्व समझ में एक से आ जाएगा। तो जैसे हमने देखा रंग में परिवर्तन होता है कब? जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तब। तो जैसे पानी का रंग आप बिल्कुल देखते हो क्लीन होता है, साफ होता है, और चीनी का भी रंग कैसा होता है? साफ होता है, बिल्कुल साफ श्वेत कलर की दिखाई देती है। लेकिन जब इनको आपस में मिला करके घोला जाता है, शरबत बनाने के लिए घोला जाता है, तब आप शरबत का रंग देख लीजिए। क्या शरबत का रंग पानी जैसा है या चीनी जैसा है? नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा गंदा सा आपको दिखाई देगा। रंग में परिवर्तन हो गया। कहाँ तो बिल्कुल साफ था, उसके बाद में रंग में परिवर्तन होके कैसा हो गया? गंदा, हल्का मैला जैसा। तो रंग में परिवर्तन हुआ। पहला क्या था? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा रंग में परिवर्तन। नंबर 3 है गैस का निकलना। गैस का निकलना। अब देखिए, गैस के निकलने के लिए शरबत बनाने में तो गैस नहीं निकलेगी। तो अभी मैं दूसरा एक एग्जांपल लूं। जैसे ये दीवार पर सफेदी हो रही है, तो ये सफेदी पहले क्या थी? चूना। क्या थी? चूना। चूने का सूत्र बताया था मैंने, क्या बताया? CaO। तो अभी अभी हम केवल समीकरण के बाद अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमें चाहिए समीकरण की उपस्थिति में यौगिकों के सूत्र। जब समीकरण होगा तो फिर ये हिंदी नहीं चलेगी, इनकी जगह पर क्या आएंगे? यौगिकों के सूत्र प्रयोग किए जाएंगे, तत्वों के प्रतीक प्रयोग किए जाएंगे। तत्वों के क्या होते हैं? प्रतीक, और यौगिकों के सूत्र होते हैं। तो जैसे सफेदी को हम किसी गलाने के लिए किसी पात्र में लेकर पानी डालेंगे तो क्या निकलती है? गैस निकलती है, ऊष्मा निकलती है, खौलता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आवश्यक नहीं है कि सभी अभिक्रियाओं के लिए सभी नियम ये लागू होंगे। शरबत बनाने में कोई गैस निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो क्या सफेदी जब हम गलाते हैं सफेदी को, तो उस समय रंग परिवर्तन होता है? खैर, कुछ समय बाद परिवर्तन होता है। दीवार पर भी हम कर देते हैं तो तुमने देखा होगा कि ऐसा ही लगता है 2 एक दिन, जो जो हम करते हैं ब्रश से तो वो दिखाई देती है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो ब्रश दिखना
बंद हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हवा से निरंतर संपर्क होता है तो क्रिया करके और फिर वो दिखाई देना बंद हो जाती है। तो रंग तो अपना खैर बखेरती है, लेकिन ये सभी नियम प्रत्येक अभिक्रिया के लिए लागू हो नहीं हो, जरूरी नहीं, ठीक है। और इसके बाद में हमारा ताप परिवर्तन, क्या, ताप में परिवर्तन। तो ताप में भी बदलाव होता है। जैसे आपने देखा होगा सफेदी गलाते हैं तो उस समय सफेदी में तो ताप बिल्कुल होता ही नहीं है, लेकिन जब उसमें पानी मिला दिया जाता है तो फिर वो गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो उसके तापमान में भी परिवर्तन हुआ, पहले नॉर्मल था, उसके बाद में क्या हो गया, गर्म हो गया, ताप में परिवर्तन हो गया। तो ये इसके लक्षण हैं अभिक्रिया को पहचानने के। इनमें से कोई भी लक्षण, कोई भी स्थिति आपको नजर आए तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में है हमारा रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण हमारा रासायनिक अभिक्रिया से ही जुड़ता है।